हेलो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कोविड-19 के वैक्सीन्स एंड उसके डेवलपमेंट के बारे में कि कब तक किस प्रकार से ये वैक्सीन तैयार होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कब तक ये आएगी। एंड इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, हम उसमें ये भी समझेंगे कि किन लोगों को ये वैक्सीन लेनी चाहिए और किन लोगों को ये लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले वैक्सीन क्या है ये समझते हैं। तो वैक्सीन ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि खुद उन्हीं वायरसेस या बैक्टीरिया से बनाया जाता है। या तो वायरसेस को वीकेंड करके यानी वीक अधमरा करके, या तो उनको किल करके, या वायरसेस के ही किसी बॉडी पार्ट्स को यूज करके ये प्रिपरेशन बनाया जाएगा जिसे हम वैक्सीन बोलते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वायरस बॉडी में एंटर्ड होने के बाद में ये किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, यानी इन्फेक्शन को किस प्रकार से कॉज करता है। मान लेते हैं कि ये कोई ह्यूमन बॉडी है। ये ह्यूमन बॉडी में जैसे वायरस एंटर्ड होगा, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के जो भी टारगेटेड ऑर्गन्स के सेल्स पे वो बाइंड हो जाता है। जैसे ये नोवेल कोरोना वायरस, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरसेस है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन कॉज करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी हमारा श्वसन नलिका, तो ये हमारे श्वसन नलिका के सेल्स पे अटैक करेगा, यानी उस श्वसन नलिका के सेल्स पे ये बाइंड होगा। और एक बार सेल पे बाइंड होने के बाद में जो ह्यूमन सेल है उसके उसमें एक प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिन 2 नाम का, तो उसके हेल्प से, उसके मदद से वो सेल में एंटर्ड कर जाएगा। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो सबसे पहले तो ये हमारा रिसेप्टर सेल है यानी ह्यूमन सेल है, और ये वायरस है। ये वायरस जब रिसेप्टर सेल पे बाइंड हुआ, चिपक गया, तो उसके बाद ये उस प्रोटीन के एंजियोटेंसिन 2 के हेल्प से सेल में एंटर्ड हुआ। और सेल में जैसे एंटर्ड हो जाता है तो हमारे ही रिसेप्टर सेल्स के न्यूट्रिएंट मटेरियल जो सेल में होते हैं उन्हीं को यूज़ करके ये अपने बॉडी कंपोनेंट्स बनाता है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वायरसेस के बॉडी कंपोनेंट्स हैं। ये बॉडी कंपोनेंट्स बाद में असेंबल्ड होके काफ़ी सारे वायरसेस तैयार होंगे, और ये काफ़ी सारे वायरसेस तैयार होने के बाद वही रिसेप्टर सेल्स को ब्रेक करके ये जो नए से बने हैं वायरसेस ये बाहर आएंगे और वापस से नए सेल्स में इन्फेक्ट करेंगे, और इसी प्रकार से ये हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। आइए थोड़ा वायरस के बारे में देखते हैं। तो ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, इसका स्ट्रक्चर जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ध्यान से देखा तो ये इस प्रकार से होता है। मैं यहाँ पे रफली समझाता हूँ कि ये इस प्रकार से बाहरी और कुछ उसके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स निकले हुए होते हैं जिन्हें एस प्रोटीन बोला जाता है। एस स्टैंड्स फॉर स्पाइक प्रोटीन नाम दिया गया है इनको। तो ये स्पाइक प्रोटीन, जैसे ये स्पाइक वर्ड हमारे लिए फैमिलियर है, हम स्पाइक वर्ड को हेयर स्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी जल्दी से समझ पाते हैं। जैसे कुछ बॉयज़ जो है अपना हेयर स्टाइल में स्पाइक रखते हैं, दैट इज़ कि बालों को खड़ा रखते हैं। यहाँ पे इस वायरसेस के बाहरी ओर भी ये प्रोटीन जो है इस प्रकार से खड़े हैं या बाहरी ओर निकले हुए हैं। यही रीज़न रहा होगा कि इसका नाम स्पाइक रखा गया। यहाँ पे ये जो स्पाइक प्रोटीन के बाद यहाँ पे वायरसेस के ऊपर आउटर साइड में ये लिपिड लेयर होता है, लिपिड्स यानी फैट्स होते हैं। देन उसके बाद वायरस के अंदर जो एक जीनोम पार्टिकल होता है, जैसे ये सार्स कोरोना वायरस 2 जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA वायरस है। तो यही जीनोम पार्टिकल में ये सारा कोडेड इंफॉर्मेशन होता है जो कि उस वायरसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। यानी ये इस जीनोम पार्टिकल में एक बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो हमारे सेल के न्यूट्रिएंट्स मटेरियल यूज करके अपने दूसरे बॉडी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करता है। यानी यही जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, जो एक से अनेक वायरसेस बनाता है। इस प्रकार से ये वायरस हमारे बॉडी में काम करता है। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले इसका रिसर्च चाइना ने शुरू किया था। तो सबसे पहले चाइना ने ही इसका जेनेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट किया और सारे दुनिया को इसी ने प्रोवाइड किया। तो ये जो जेनेटिक सीक्वेंस इस वायरस का प्रोवाइड किया था, उसी के आधार पे हम लोग जो RT-PCR टेस्ट के थ्रू ये टेस्ट करते हैं, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस टेस्ट के थ्रू ही हम लोग कंफर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई पेशेंट्स को इन्फेक्शन हुआ है तो उसका सैंपल लिया जाएगा, और उस सैंपल में कोरोना वायरस है या कोई अदर वायरस है तो उसका जो जेनेटिक सीक्वेंस को मैच किया जाता है। यानी चाइना ने जो जेनेटिक सीक्वेंस हमें प्रोवाइड किया, तो ये उस जेनेटिक सीक्वेंस का प्रोब होता है। तो ये प्रोब एंड ये सैंपल का जो वायरसेस है, दोनों का जेनेटिक सीक्वेंस मैच किया जाता है और उसी के आधार पे ये कंफर्म किया जाता है। यही बेस होता है कि इस RT-PCR टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। आइए
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वायरस बॉडी में एंटर्ड होने के बाद व्हाट इन एग्जैक्टली क्या होता है बॉडी में, और बॉडी एक हमें उससे कैसे प्रोटेक्ट करती है। सो हमारे बॉडी में जैसे हमने सुना है कि एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो क्या होगा कि जब भी वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर्ड होगा, सो ह्यूमन बॉडी में ये एंटर्ड होने के बाद वो हमारे सेल पे बाइंड हो जाएगा। तो जैसे बाइंड हो जाएगा तो वो उसके बाद हमारे उस सेल के प्रोटीन के हेल्प से वो एंटर्ड हो जाता है। यानी जैसे ये वायरसेस सेल में, ये मान लेते हैं कि ये वायरसेस कुछ सेल में एंटर्ड हुए, तो जैसे ये वायरसेस सेल में एंटर्ड हुए, बॉडी इसे डिटेक्ट कर लेती है कि ये वो बॉडी वो उस वायरस को एज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल करके डिटेक्ट करती है। और ये इस प्रकार से भी डिटेक्ट करती है कि ये हमारे जो रोज के जो फूड से आया हुआ जो प्रोटीन है, ये उस प्रकार का प्रोटीन नहीं, ये कुछ तो नया ही है। तो इसीलिए बॉडी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे किल करने के लिए अपने कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल सिक्रीट करती है, यानी तैयार करती है, जो कि इस प्रकार से ये वाई शेप के होते हैं। सो इसी को हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी। सो ये एंटीबॉडी यानी जस्ट लाइक एक सैनिक के जैसा काम करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी जो तैयार करती है, तो ये एंटीबॉडी क्या होगा कि बाद में इस वायरस को जाके चिपक जाएगा, बाइंड हो जाएगा और उनको किल करने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से जब भी कोई वायरस एंटर्ड होगा तो ये एंटीबॉडीज तैयार होकर उनको किल करेंगे, और इस प्रकार से बॉडी हमें इन वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होगा जो हमें इस वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। सब इसी के आधार पे हमारा वैक्सीन काम करता है। तो सबसे पहले ये भी देखते हैं कि हाँ, जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके आधार पे ये हमें वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट होते हैं, तो यही रीज़न रहा है कि इसमें हमने ये देखा है कि कोरोना वायरस के केसेस में कि 80% लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ बट सिम्टम्स तक नहीं दिखे। सो ओनली बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। और कुछ 15-16% लोगों में माइल्ड सिम्टम्स दिखे। तो ये माइल्ड सिम्टम्स इसलिए दिखे हैं कि कुछ लोगों में हो सकता है कि कुछ ऑलरेडी कोई डिसीज से सफ़र कर रहा हो, या दैट मीन्स कि उसका इम्यूनिटी वीक हो। वीक इम्यूनिटी है इसका मतलब कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, थोड़ा इसका जो इम्यूनिटी बोल सकते हैं वो डिलेड होगा। यानी तब तक के वायरस कुछ हद तक वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये कुछ माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं। और जो 4 से 5% लोग हैं उनमें जो हमें सिम्टम्स सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं, सो वो लोग इस प्रकार से ये होंगे कि जिनको ऑलरेडी मल्टीपल डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से सो मेनी मेडिकेशंस चल रहा है, मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये लोग ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, यानी इनका इम्यूनिटी काफ़ी हद तक वीक होता है। सो वीक होने की वजह से वायरस के प्रेजेंस में, वायरस एंटर्ड होने के बाद भी उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, या सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज नहीं तैयार कर पाता। सो यही रीज़न रहता है कि फिर उनमें सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं, यानी एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ऐसे लोगों में। सो यही जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, इसी के आधार पे ये वैक्सीन काम करती है। सो ये समझते हैं कि वैक्सीन बॉडी में एंटर्ड होने के बाद वो किस प्रकार से हमें इस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगी। तो जैसे हमने देखा कि ये वैक्सीन यानी क्या है, तो उसी वायरसेस या बैक्टीरिया से ही तैयार किया जाता है, यानी वायरसेस को या तो किल करके या तो एटेन्यूएटेड करके, एटेन्यूएटेड यानी अधमरा करके। तो वायरसेस को किल या तो एटेन्यूएटेड करके ही वैक्सीन प्रिपेयर होता है। यानी जब भी हम लोग वैक्सीन देंगे तो वैक्सीन के द्वारा यही किल्ड या तो एटेन्यूएटेड वायरस हमारे बॉडी में एंटर होंगे। और जैसे कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि कोई भी वायरस या तो किल्ड फॉर्म में रहे, एटेन्यूएटेड फॉर्म में रहे या लाइव फॉर्म में रहे, वो जैसे एंटर होगा बॉडी में, तो बॉडी के ये नहीं समझ में आता है कि ये किल्ड वायरस आया है या अधमरा एटेन्यूएटेड वायरस आया है। बॉडी वायरस को डिटेक्ट करके अपना काम करेगी। इसका मतलब कि अपना जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल यानी एंटीबॉडी सीक्रेट करना शुरू करेगी। तो एंटीबॉडी सीक्रेट करना शुरू करेगी और फिर ये एंटीबॉडीज उस वायरस को बाइंड होके यानी चिपक जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे और उनको किल करने का काम करेंगे। तो ये इस प्रकार से ये यानी वैक्सीन के थ्रू हमने क्या किया कि एक इम्यूनिटी एक्टिव कर दिया। और उसके बाद जब इन फ्यूचर जब एक्चुअल रियल वायरसेस से हम इन्फेक्ट होंगे, जब रियल वायरस आ जाएगा, तो पहले से ये हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज तैयार हुए थे, जो वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडीज तैयार हुए थे, ये एंटीबॉडीज इमीडिएट एक्टिव हो जाएंगे और उन वायरसेस को बाइंड होके उनको किल करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये वैक्सीन हमारे बॉडी में काम करती है। यानी अगर इसको सिंपली समझा जाए
तो ये बोल सकते हैं कि वैक्सीन के द्वारा जो हमने किल्ड या तो एटेन्यूएटेड यानी अधमरे जो वायरसेस भेजे, यानी हमने एक बॉडी में डमी दुश्मन भेजा है, वो डमी दुश्मन देख के हमारे सैनिक एक्टिव हो गए हैं, लेकिन वो डमी थे, किल्ड या तो एटेन्यूएटेड थे, तो वो तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पहले से अधमरे या तो किल्ड फॉर्म में है। लेकिन उसको देख के हमारे जो सैनिक है वो एक्टिव हो गए, और जब एक्चुअल दुश्मन आएंगे यानी रियल वायरस से जब हम इन्फेक्ट होंगे, ये पहले से जो सैनिक तैयार हुए थे यानी एंटीबॉडीज तैयार हुए थे, ये इमीडिएटली उनको किल करने का काम करेंगे। तो एग्जैक्टली इसी वजह से ये वैक्सीन हमारे बॉडी में वर्क करता है और हमें इस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। आइए ये समझते हैं कि ये वैक्सीन किस प्रकार से प्रिपेयर होता है। ये इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम आइडिया लेंगे कि ये कब तक यह आ सकती है, या जो भी इतना समय लग रहा है तो ये क्यों लग रहा है। तो जैसे हमने समझा कि वैक्सीन जो है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि हमारी टैबलेट कैप्सूल्स ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा समय लगता है। वैक्सीन्स के डेवलपमेंट के लिए एज कम्पेयर टू देम थोड़ा कम समय लगता है। ये इसलिए कि यहाँ पे उतना रिसर्च नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन्स बनाना है दैट मीन्स कि उसी वायरस को लेना है और उसी वायरस पे ट्रीटमेंट करके उसी से हमें प्रिपरेशन जो बनता है दैट इज वैक्सीन। तो यहाँ पे वैक्सीन बनाने का तरीका सिंपली अगर समझो तो इस प्रकार से रहता है कि हम यही कोरोना वायरस का कोई स्ट्रेन दिया जाएगा और उसको कल्चर किया जाएगा सेल मीडिया में कल्चर करके उसको काफ़ी लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी वायरसेस का प्रोडक्शन हम लोग लार्ज स्केल पे करेंगे। और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने के बाद में उन सेल से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर उन वायरसेस पे कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, या तो हीट या तो रेडिएशन। ये ट्रीटमेंट्स करके या तो उनको किल्ड बनाया जाएगा यानी किल्ड फॉर्म में, या तो एटेन्यूएटेड बनाया जाएगा, या उन्हीं के कुछ बॉडी पार्ट्स लेके फिर उसी से ये प्रिपरेशन तैयार होगा जिसे हम वैक्सीन बोलते हैं। तो बस इसी प्रकार से होता है। तो आप बोल रहे होंगे कि ये जब इतना सिंपल होता है कि उन्हीं वायरसेस को लेना है, फिर भी अभी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ह्यूमंस में आके लगभग 4 महीने हो गए, फिर भी अभी तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई। तो ये क्या रीज़न रहते हैं? तो इसके रीज़न ये भी है कि अभी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के कुछ कंपनीज़ के पास इसका वैक्सीन रेडी भी है, बट स्टिल उसके इमीडिएटली वो क्लिनिकल यूज़ के लिए नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ कि उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी चलते हैं, यानी ह्यूमंस में पहले तो हमें टेस्टिंग करनी होती है। तो जनरली ये प्रोटोकॉल होता है कि सबसे पहले कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन डेवलप होगा तो उसे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे और उसके फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स यानी एनिमल्स में टेस्टिंग होगी, एनिमल्स लाइक रैट्स में या गिनी पिग में या तो मंकीज़ में, इन पे पहले ट्रायल्स होंगे। उसके बाद इनमें अगर वो रिजल्ट हमें एफिकेसी वगैरह दिखता है और एडवर्स रिएक्शन या टॉक्सिसिटी कम दिखता है, देन वो क्लिनिकल ट्रायल्स में आता है। क्लिनिकल ट्रायल्स यानी ह्यूमंस पे ट्रायल होते हैं। इसके भी डिफरेंट फेजेस है। फेज़ 1 में जैसे कि 10 से 30 लोगों में ये ट्राई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। फेज़ 2 में हाँ, जब 10 से 30 इतने नंबर ऑफ इस ग्रुप में जब हमें उसके एफिकेसी मिलती है उस मेडिसिन की या वैक्सीन की, देन वो फेज़ 2 में आता है। फेज़ 2 में अप टू 300 लोगों पे वो ट्राई किया जाता है। देन इसमें रिजल्ट मिलते हैं तो वो फेज़ 3 में आता है, यानी हम लोग फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के या डिफरेंट रेसेस के लोगों पे, यानी थोड़ा लार्ज लेवल पे इसका टेस्टिंग होता है। ये अप टू 3000 लोगों में ट्राई किया जाता है। देन आफ्टर कि अगर इसमें भी वो अपना एफिकेसी दिखेगा और उसके मिनिमम से मिनिमम एलर्जिक रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट्स रहेंगे, देन ओनली वो क्लिनिकल यूज़ के लिए रेडी होता है, यानी क्लिनिकल यूज़ में आएगा। फेज़ 4 जो है वो क्लिनिकल यूज़ में आने के बाद स्टिल उस पर कुछ स्टडी चलते रहती है, उसको हम लोग फेज़ 4 बोलते हैं। यानी कि हमें बस इतना सिंपली समझना है कि फेज़ 3 के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज़ 3 के बाद वो क्लिनिकल यूज़ के लिए यानी नॉर्मल पब्लिक के लिए वो यूज़ किया जाएगा। अभी जैसे हमें पता है कि वैक्सीन्स में बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिसिन काफ़ी कम समय लगता है। तो चाइना का जो एक सायोफार्म, चाइना का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो सायोफार्म ने इसका वैक्सीन्स बना चुके हैं और इवन देन उन्होंने अपने कंट्रीज़ में भी ह्यूमन ट्रायल्स हो गए हैं उनके। इवन अभी पाकिस्तान में भी उनका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। पाकिस्तान के जो NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उनके परमिशन से पाकिस्तान के लोगों में भी उसके ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि जब ये सारे रिजल्ट्स इनके अगर पॉजिटिव रहेंगे तो ये काफ़ी जल्दी ये वैक्सीन्स आने की पॉसिबिलिटी है, यानी लगभग बोल सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने में ये चाइना का बनाया हुआ वैक्सीन्स आ सकता है।
उसके बाद कुछ अमेरिकन कंपनीज है, कुछ यूके की कंपनीज है, इवन इंडियन कंपनीज में जो सबसे बड़ा कंपनी है वैक्सीन और सेरा इस प्रिपरेशन बनाने वाला, दैट इज़ पूना का सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी जो है। सीरम इंस्टीट्यूट पे का भी इस वैक्सीन पे रिसर्च चल रहा है। इवन कुछ अदर कंपनीज के टाइप में भी ये लोग काम कर रहे हैं। इनका भी वैक्सीन ऑलमोस्ट रेडी है और रिसेंटली अनाउंसमेंट उन्होंने किया था सीरम इंस्टीट्यूट ने कि इनका भी वैक्सीन अक्टूबर या नवंबर मंथ तक लॉन्च हो जाएगा। दैट मीन्स कि अभी काफ़ी सारे कंपनीज के ये अंडर ट्रायल्स है, यानी ऑलमोस्ट ये वैक्सीन बना चुके हैं, बट ये क्लिनिकल ट्रायल्स के जो फेजेस है उस फेजेस में यानी ट्रायल्स में जो थोड़ा बहुत समय जाएगा, तो इस वजह से ये इतना समय हमें। सो आइए फ्रेंड्स, हम ये समझते हैं कि ये वैक्सीन्स किन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और ये किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों में नहीं लेनी चाहिए। जैसे हम लोग अगर ये समझ पाए तो हमारा जैसे पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ है, तो हमें इमिडिएटली इतना नंबर ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल तो नहीं होगा। कोई कंपनी हर कंट्रीज़ को इतना यूनिट्स में वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं कर पाएगा। हमें ये भी समझना है कि जैसे कि जो मोस्ट नीडी लोग हैं, यानी जिनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इनके लिए ये अवेलेबल होने चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस जो स्ट्रॉन्ग एज ग्रुप है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हेल्दी ग्रुप है, उन लोगों का ऑलरेडी डिफेंस मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि उनको जैसे हम लोगों ने देखा कि 80% लोगों में सिम्टम्स तक नहीं दिखे। तो ये वैक्सीन्स लेके, ऐसे लोगों ने वैक्सीन्स लेके अपना ऑलरेडी जो अच्छा डिफेंस पावर है उसको डिस्टर्ब करने के बजाय हमने क्यों ना ऐसे लोगों के लिए इसको अवेलेबल रहने देना चाहिए जिनको एक्चुअल में नीड है। दैट मीन्स कि जो लोग मल्टीपल डिसीज से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, जो इम्यूनिटी जिनका वीक है, तो उन लोगों के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तो उनके लिए ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। तो हमें ये भी समझते हुए आगे जब भी वैक्सीन आता है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी। तो आज के इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको और भी मिलते रहे। थैंक यू।